इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमें अपना साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप प्लान करना है इन 2024। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे थाईलैंड से एज अ फर्स्ट एंट्री चेक पॉइंट। देन हम लाओस जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, वियतनाम से वापस थाईलैंड आके हम जाएंगे मलेशिया की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ। तो कैसे आइटनरी रखनी है, कैसे एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट जाना है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट, बजट वगैरह भी है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। तो बना रहे इसी तरीके से एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा रेगुलेशंस को समझना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं थाईलैंड की, तो थाईलैंड के केस में वीज़ा वेवर प्रोग्राम चल रहा है, एग्जेम्पशन प्रोग्राम चल रहा है इंडियंस के लिए अंटिल नवंबर 11 आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन चलिए अभी हम मान के चलते हैं कि वीज़ा फ्री है थाईलैंड इंडियंस के लिए। फिर आगे लाओस की बात करें तो लाओस के केस में क्या है कि ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाता है। कंबोडिया केस में आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं बाई लैंड अगर जाते हैं, या आप कंबोडिया का ई वीज़ा भी दिखा सकते हैं। थाईलैंड के केस में अगेन जैसे मैंने बताया रूट वाइज हम थाईलैंड में दोबारा री एंटर करेंगे तो अगेन वीज़ा एग्जेम्पशन है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना। प्लस मलेशिया के केस में भी अगर आप देखें दिसंबर 31 तक जो है वीज़ा एग्जेम्पशन है इंडियंस के लिए, ठीक है ना। और इंडोनेशिया के केस में ये है कि अभी न्यूज़ में हाल ही में आया है कि ये लोग वीज़ा फ्री कर सकते हैं इंडियंस के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है बाद में हो जाए, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल पे। लेकिन इंडोनेशिया के केस में आपको 35 USD देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता है वीज़ा ऑन अराइवल के। काफ़ी बार हमने वीडियोज़ में शेयर की हैं चीज़ें। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर इंश्योर कि जो अगर आप बाई ईयर जाते हैं और बाई ईयर जाके वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके रेगुलेशंस हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं लैंड बॉर्डर एंट्री के। लैंड बॉर्डर के जो रेगुलेशंस हैं डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप बाई ईयर एंटर करते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसलिए पहले फर्स्ट हाफ में हम वीज़ा को जानेंगे थोड़ा सा, और उसके आगे हम बात करेंगे आपकी आइटनरी की और कहाँ पे क्या आपको मिलेगा, कैसे जाना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ कि USD कैरी करके चलें आप। फोटोग्राफ्स की कहीं ज़रूरत पड़ती है, नहीं भी पड़ती है, तो आप फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा वाइट बैकग्राउंड की जो है नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके ज़रूर चलें। अपने पुराने और नए पासपोर्ट लेके चलें, और होटल रिजर्वेशंस जो हैं या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स आप दिखाएं, क्योंकि इसमें रिटर्न जर्नी की टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा ट्रिप है। तो आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स दिखाते जाएँ, नेक्स्ट कंट्री में एंटर करने से पहले ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स दिखाते जाएँ, ठीक है। एंड रीड ऑल द वीज़ा नॉर्म्स केयरफुली, अपनी भी रिसर्च करें। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको सारी की सारी जेन्युइन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम वीज़ाज़ की बात करें, वंस अगेन स्टेप बाय स्टेप हम थाईलैंड में एंटर करेंगे, विच इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ पे वीज़ा एग्जेम्पशन में ले सकता हूँ, कोई पैसा नहीं देना। आगे मैं थाईलैंड से लाओस जाऊँगा, यहाँ पर मैं स्टिकर वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता हूँ, जिसकी कॉस्ट बनती है 42 USD। उसके ऊपर एक वीडियो भी है जहाँ पे कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स मैंने शेयर की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में बात की, उसमें एक लाओस का भी सेगमेंट है, वो आप देख लेना। अब क्या है कि अगर मैं चिंग माई से लाओस एंटर करता हूँ यूजिंग चिंग राई थाई लाओ फ्रेंडशिप ब्रिज नंबर 4, उसका एड्रेस है जहाँ से आपको एक्सिट करना थाईलैंड। ये जो प्रोविंस है इसको कहा जाता है चियांग खोंग हुएजाई, ठीक है। अगर आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से बॉर्डर्स एंड चेक पॉइंट्स हैं जहाँ इजीली आप थाईलैंड से एग्जिट कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ इस बॉर्डर के बारे में कि इसमें ज़्यादा रश नहीं होता, तो ये आपके लिए एक सूटेबल चेक पॉइंट रहेगा थाईलैंड को छोड़ने का। अब आगे हम बात करते हैं कि लाओस से आप कंबोडिया जाएंगे, तो इसके लिए पहली रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी आपको कि आप फ्लाइट से जाएँ इसमें, क्योंकि आपको पता है कंबोडियन बॉर्डर के जो ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, और स्कैम्स के लोग आए गए दिन रिपोर्ट करते रहते हैं इश्यूज़, और बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल और कंबोडिया ई वीज़ा दोनों के ऑप्शंस हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंबोडिया ई वीज़ा लें, और अगर आप ई वीज़ा के पोर्टल पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर सियाम रीप का जो चेक पॉइंट है वो लिस्टेड है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली कि अगर मैं सियाम रीप में एंटर करता हूँ तो वहाँ मैं ई वीज़ा को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली हाल ही में कंबोडिया की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कस्टम हेल्थ डिक्लेरेशन भी शुरू किया, तो वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एयरपोर्ट पर जाके नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जाने से पहले। और जो ई वीज़ा की कॉस्ट है वो 30 USD के आसपास बनती है। आगे हम बात करते हैं कि जब आप कंबोडिया छोड़ के वियतनाम जाएंगे, वियतनाम के केस में क्या है कि आप ई वीज़ा ले सकते हैं, सबको पता है। मल्टी एंट्री वीज़ा भी आजकल मिलता है 90 डेज़ की वैलिडिटी का। और जो बॉर्डर जहाँ से आप एंटर करेंगे वियतनाम में वो है मोक बाई बॉर्डर, ठीक है।
और बावेत चेक पॉइंट आप कह सकते हैं। ये दोनों अगर आप ई वीज़ा की इनकी साइट पे जाएंगे, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, वहाँ आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये दोनों बॉर्डर्स वहाँ लिस्टेड है या नहीं है। ओनली देन यू गो विद द ई वीज़ा। ओके, आगे हम वियतनाम से जाएंगे थाईलैंड एज पर दिस आइटनरी और एज पर दिस वीडियो। अगेन वीज़ा एग्जाम्पशन है, कोई पंगा नहीं है, किसी भी चेक पॉइंट से आप एंटर कर सकते हैं थाईलैंड और कोई फीस आपको देनी नहीं है। आगे हम थाईलैंड में इसलिए एंटर कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा कुछ दिन जो है थाईलैंड में बिताने, प्लस हम थाईलैंड से आगे जाएंगे मलेशिया। तो मलेशिया केस में वीज़ा एग्जाम्पशन है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी है। और जो लैंड बॉर्डर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे वो होगा पदांग बसार बॉर्डर। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सवाल जवाब हो सकते हैं। और फ्यूचर में मान लीजिए अगर वीज़ा एग्जाम्पशन की पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं इंडियंस के लिए पोस्ट December 31, तो आप मलेशिया ई वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन ई वीज़ा लेके मलेशिया का बाय लैंड क्रॉस ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि जो चेक पॉइंट्स हैं ई वीज़ा के अंदर वो 2 या 3 दिए हुए हैं, उसमें ये पदांग बसार बॉर्डर का कोई भी मेंशन नहीं है। तो फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो ई वीज़ा को लेके बाय लैंड अगर आप एंटर भी करते हैं तो बहुत सवाल जवाब आपसे किए जा सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो कॉस्ट होती है ई वीज़ा की वो होती है 3499 INR में, अगर कन्वर्ट करके देखो रिंगिट से। तो अगर वीज़ा एग्जाम्पशन है तो आपके लिए आसान है बाय लैंड मलेशिया में एंटर करना यूजिंग पदांग बसार बॉर्डर। ओके, आगे हम बात करते हैं मलेशिया से इंडोनेशिया की। तो आप बाय फेरी जाएंगे, बाय बोट जाएंगे, एंटर करेंगे इंडोनेशिया में यूजिंग बाटम चेक पॉइंट। बाटम सेंटर है उसका नाम, और रियो आइलैंड्स को ये लगता है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि क्या हम बाटम से वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, जो कि 35 USD का पड़ता है, फ्यूचर में हो सकता है फ्री भी हो जाए, लेकिन अभी तक 35 USD की कॉस्ट है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ आप वेरीफाई कर लें कि क्या आप बाटम के थ्रू जा सकते हैं नहीं जा सकते यूजिंग फेरीज। ओके, तो ये हो गई बात सारी वीज़ास की। अब मैं आगे बात करता हूं कि कैसे आप ट्रिप अपना शुरू करेंगे। तो पहले आप थाईलैंड की टिकट लेते हैं, 11,000, 15,000, 17,000 की वेरी कर सकती है वन वे। ओके, अब आगे आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट पहले बुक करके रखें, क्योंकि थाईलैंड के बाद आपको लाओस जाना है। लाओस के बाद आप कंबोडिया जाएंगे, तो लाओस की एटलीस्ट मिनिमम ऑनवर्ड जर्नी की टिकट तैयार रखें। ओके, वो चाहे बस की हो, बाय लैंड आप जैसे भी जा रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। अब क्योंकि आगे थाईलैंड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और थाईलैंड से हम सबसे पहले जाएंगे लाओस, तो उसके लिए क्या करना है कि आप पहले दिन आपकी फ्लाइट लैंड करती है बैंकॉक, मान लीजिए बैंकॉक से आपको जाओगे आप चिंग माई। बैंकॉक में ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो, चाहते हो, आपके पास टाइम है, नहीं तो आप सीधा चिंग माई जाओगे। यहाँ पे कंप्लीट आपका एक दिन लग सकता है अगर आप बाई बस जाते हो चिंग माई बैंकॉक से, 10-12 घंटे आपके लग सकते हैं, और ट्रेन भी लगभग कुछ इतना ले जाती है। यहाँ चिंग माई में आप 3 दिन रुकोगे। चिंग माई में देखने के लिए बहुत है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं दे रहा हूँ, बहुत सारी व्लॉग्स हैं, उस पर आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आपके पास 3 दिन है तो 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे, और आईटीडी मैंने उसी हिसाब से बनाई है, वो आप देख लेना वीडियोस। क्योंकि बहुत सारे मतलब नाइट वेन्यूज़ भी हैं वहाँ पे देखा जाए, हालांकि दोज आर नॉट वाइब्रेंट एज पटाया और बैंकॉक, सो टू से, और फुकेट, लेकिन अच्छे हैं। प्लस कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। कहाँ से टिकट बुक करनी है आपको बैंकॉक से चिंग माई की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, चिंग माई से आपको जाना है चिंग राई। चिंग राई जो आगे और 250 किलोमीटर पड़ता है, जो कि उसका भी ट्रिप मैंने किया था गोल्डन ट्रायंगल का, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो चिंग माई से चिंग राई गए, वो आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच सकते हो। और आपको जाना है चिंग राई से चियांग खोंग हुए ज़ाई बॉर्डर, थाई लाओस बॉर्डर, ब्रिज नंबर 4 विच इज़ ऑन द मेकोंग रिवर और डेल्टा। इसमें आपको जाने में कंप्लीट 1 दिन भी लग सकता है देखा जाए, जिस रूट की मैं बात कर रहा हूँ। चिंग माई से चिंग राई, चिंग राई से खोंग हुए ज़ाई बॉर्डर। ओके, चिंग राई से चियांग खोंग की बसेस चलती हैं, जिसकी कॉस्ट होती है 90 थाई बाट। ये वेरी भी कर सकती है, आप वेरीफाई कर लेना बाद में, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ आगे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 90 थाई बाट पर पर्सन होती है अपेरेंटली, इफ़ आई से सो। बुकिंग जो होती है आप एडवांस में नहीं कर सकते इसकी बुकिंग। जो इसका डिपार्चर टाइम होता है वो हर 1 घंटे का होता है, स्टार्टिंग 7:30 AM इन द मॉर्निंग लोकल टाइम। ओके, और शाम के 8 बजे तक ये लगभग चलती है सर्विस। तो अगर आप चिंग माई से चियांग खोंग जा रहे हैं और 20 किलोमीटर के बाद आपका ड्राइवर एक जगह रोकता है और आपको पूछता है एडिशनल पेमेंट के लिए, ठीक है, वो आपको एक प्राइस कार्ड दिखाएगा, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन होगी, और उसमें दिया होगा जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन चियांग खोंग, उसकी तो 90 बाट आपने पे कर दी। उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए यू वांट टू क्रॉस फ्रेंडशिप ब्रिज टू लाओस, ब्रिज नंबर 4,
तो 140 थाई बाट पर पर्सन वो आपसे मिनिमम मांग सकता है। तो ये रीसेंट प्राइसेस ही हैं, आई एम श्योर ये सही हैं, तो आप वेरीफाई कर लेना जाके और हमें बताना अगर ऐसी बात है, लेकिन जो एग्जैक्ट प्राइसेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो बसेस हैं आपको वहाँ पे छोड़ देती हैं, अगर आपको और प्राइवेट बसेस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो कि हर 30 मिनट में डिपार्ट करती हैं। 20 थाई बाट या 25 थाई बाट उनका फेयर होता है एंड दे हेल्प यू टू क्रॉस टू लाओस बॉर्डर। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चिंग से चेंगखोंग की आप बस लेंगे तो वो ब्रिज क्रॉस कराने का आपको ले सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं लगभग 140 बाट। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 140 बाट देते हैं, एनी हाउ अगर आप 20-25 एडिशनली 90 के ऊपर पे करते हैं तो लगभग इतना ही आसपास बन जाता है, इट डजेंट मैटर। ओके, एक स्कैम आप कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हैं कि टिकट की प्राइस तो आपसे वो ले लेते हैं, पैसा तो आपसे ले लेते हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं देते बदले में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कोई हरकत करेंगे, ऐसे कोई फीडबैक लोगों का मुझे सुनने को नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। बट ये है कि हाँ, ये जो टिकट है हो सकता है कि आपको ना मिले, सिर्फ आपसे पैसे ले लें, जस्ट फाइन। अब क्या होता है कि आप लाओस बॉर्डर चेक पॉइंट पर पहुंच गए, वहाँ पे आप इमिग्रेशन को क्लियर करते हैं और उस इमिग्रेशन चेक पॉइंट का नाम है हुएजाई, जैसे मैं पहले बात कर रहा था। ठीक है, ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पे भीड़ कम होती है, तो ये एक सूटेबल चेक पॉइंट आपके लिए रहेगा। अब आप हुएजाई के अंदर एंटर कर चुके हैं इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, वहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे करें। ठीक है, और हुएजाई से 2 दिन आप क्या कर सकते हैं कि एक स्लो बोट चलती है जो कि 1 या 2 दिन आपको पहुँचाने में लगा सकती है। मेकोंग डेल्टा से ही चलती है बोट, फ्रॉम हुएजाई टू लुआंग प्रबांग करके एक प्रोविंस है। यहाँ पे आप रात को रुकें। ठीक है, रात में आप रुकेंगे। एक और आगे जगह है पाक बैंक करके, वहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे करें। इट इज़ अ पॉपुलर प्लेस क्योंकि यहाँ पे जो है रेन फॉरेस्ट हैं बहुत सारे एंड दे कवर्ड विद माउंटेन्स, तो बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू आता है। इसकी पूरी जो कॉस्ट है, फेयर जो इसका बनता है, जो मैंने आपको बताया है कि आप हुएजाई से लुआंग प्रबांग जाएंगे और आगे आप जाएंगे पाक बैंक, तो इसकी कॉस्ट लाओस करेंसी में है कुछ 400 के किप, या आप आइनर में कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनता है कुछ 1500 रुपए के आसपास। अब आपने लाओस देख लिया, थोड़ा सा आपने और किसी जगह जाना है, वो इट्स अप टू यू। अब आप एग्जिट करेंगे लाओस को एंड यू विल टेक अ फ्लाइट, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, फ्रॉम लुआंग प्रबांग टू सियाम रीप। तो अब हम कंबोडिया में एंटर करने लगे हैं आगे। ओके, बाई लैंड जो है आपकी जो जर्नी है काफ़ी लंबी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, उसकी वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। बाई लैंड जाना छोड़ दें, बेटर ये रहेगा कि फ्लाइट लें। एयर पास करके एक एयरलाइन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे प्राइसेस जो है चेक कर सकते हैं कि लुआंग प्रबांग से सियाम रीप की फ़्लाइट कितने की पड़ती है। जब मैंने चेक किया था तो 14,000 रुपये की थी वन साइड की। सस्ती भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितने पहले फ़्लाइट को बुक करते हैं या आपका ट्रिप कितने पहले आप प्लान करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप बाई लैंड जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कुछ बन सकती है आपकी 55 से 70, बट इट टेक्स अबाउट 29 आवर्स एक्चुअली टू ट्रैवल बाई लैंड एंड एंटर कंबोडिया। तो आगे हम बात कर रहे हैं डिटेल में लाओस कंबोडिया के बारे में। तो पहले 2 दिन जो है सियाम रीप में बिताएंगे। यहाँ पे यू कैन विजिट द पॉपुलर अंगोर टेम्पल। ठीक है, पब स्ट्रीट है, बहुत अच्छी जगह है, और नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है सियाम रीप की देखा जाए। टुक टुक आप हायर कर सकते हैं, ड्राइवर्स हायर कर सकते हैं फॉर टेम्पल साइट सीइंग। ठीक है, यहाँ से अब आप जाओगे फेनोम फेन, 1 डे ट्रिप फ्रॉम सियाम रीप टू फेनोम फेन। इसका जो डिस्टेंस है बाई रोड वो है 312 किलोमीटर का कम से कम, और यहाँ पे स्टॉप आता है, सिर्फ एक जगह रोकते हैं वो गाड़ी, और 7 घंटे की ये जर्नी है। इसकी कॉस्ट आपकी बनती है $12 से लेके 24 USD तक की। 2 दिन फेनोम फेन में आप बिताएंगे। क्या क्या कर सकते हैं? रॉयल पैलेस है वहाँ पे, सिल्वर पगोडा है, नेशनल म्यूजियम है उनका जो कि जो रॉयल पैलेस के साथ ही लगता है, और S21 खाइमर रोग टॉर्चर सेंटर करके कुछ जगह है, सेंट्रल मार्केट है उनकी, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो अब हमने जो है कंबोडिया का ट्रिप कंप्लीट कर लिया है 2 सिटीज़ देख के, और आगे हम जा रहे हैं कंबोडिया से अब एंटर करने लगे हैं वियतनाम। वियतनाम के केस में क्या है, यू विल डू अ 1 डे ट्रिप, ठीक है, टू फ्रॉम फेनोम फेन टू हो ची मिन सिटी, साइगोन जिसे कहा जाता है। हो ची मिन सिटी पे, वियतनाम पे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, साउथ ऑफ वियतनाम पे खासकर हो ची मिन सिटी या फ्यूकॉक पे, उसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। क्या क्या जगहें आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं उस पर प्लेलिस्ट है, तो उससे ज़रूर आप एक्सप्लोर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये जो रोड ट्रिप है ये लगभग कुछ लेता है 8 से 10 घंटे, इंक्लूडिंग क्रॉसिंग द मेकोंग डेल्टा। ठीक है, वहाँ तक मतलब वियतनाम तो, ये मेकोंग डेल्टा चाइना से शुरू होती है और जाती है वियतनाम तक,
तो मेकोंग डेल्टा पे एक बॉर्डर है, क्रॉस पॉइंट है, वो है बावेत, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि ई वीज़ा में वो लिस्टेड है। अब जो इसकी बस की कॉस्ट है वो 2500 रुपये के आसपास। कहाँ से बुक करनी है, 2 लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, 12go.asia और दूसरा जो है redbus.com करके है, वहाँ से आप बसेस बुक कर सकते हैं कंबोडिया से वियतनाम की। आप यहाँ पे 2 दिन जो है साइगोन में, होचिमिन सिटी में बिताएंगे। करने के लिए बहुत कुछ है और एक डेडिकेटेड वीडियो है कि थिंग्स टू डू इन होचिमिन सिटी ऑन माई चैनल, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख लें। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं वियतनाम ट्रिप की बात करूँ तो काफ़ी कुछ देखने के लिए है वियतनाम के अंदर। और अगर मैं थोड़ा नॉर्थ साइड की बात करूँ, जैसे हुआई प्रोविंस है या नाह त्रांग करके है, तो इसकी जो कॉस्ट है, मतलब कि आप जाते हैं अगर हुआई कोस्ट से नाह त्रांग जाते हैं, इसकी कॉस्ट कुछ $13 से $40 आपको पड़ सकती है, जहाँ पे स्टॉप ओवर हो सकता है आपका होयान में। और होयान में अगर आप रुकते हैं तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो आप देख सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ डानांग। डानांग में रुकना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ पॉइंट है, एक ड्रैगन पास है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है डानांग का, टुवर्ड्स हुई को पड़ता है ये। और इस पूरे ट्रिप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 हफ्ता लगा के चलें। अगर आपके पास एडिशनल टाइम है, यू कैन ऑल्सो हेड ओवर टू डालात, ठीक है, विच इज़ साउथ ऑफ नाह त्रांग। तो पूरे 1 हफ्ते के अंदर आप ये 3-4 रीजन्स हैं कवर कर सकते हो। नाउ व्हाट यू विल डू फ्रॉम हियर इज यू विल टेक अ फ्लाइट। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसका जो मैप है जोग्राफिकली वर्टिकल है, तो डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है, यहाँ पर टाइम खराब हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर आइटनरी, व्हाट यू शुड डू इज दैट यू विल बी फ्लाइंग फ्रॉम नाह त्रांग टू हनोई। अब हनोई आप इसलिए जाओगे, हनोई में ज़्यादा कुछ नहीं होता करने के लिए, 1-2 जगह हैं, और हनोई से आप एक्चुअली जाओगे होलोंग बे, जो कि बहुत ही अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। तो नाह त्रांग से हनोई की जो फ्लाइट है वो आपको कुछ पड़ सकती है INR के अंदर 4000 रुपये के आसपास। होलोंग बे की जो ट्रिप कॉस्ट है बाई लैंड फ्रॉम हनोई टू होलोंग बे, वो बनती है 1,20,000 वियतनाम डोंग या 2,60,000, डिपेंड करता है कि किस किस्म की बस या सर्विस आप चूज़ कर रहे हैं। हर बसेस के रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो INR में कन्वर्ट करके देखेंगे कि ज़्यादा नहीं बनता, ये बनता है 854 रुपये के आसपास। अब आप क्या करेंगे, होलोंग बे से आप हनोई वापस आएंगे एंड यू विल फ्लाई टू थाईलैंड फ्रॉम वियतनाम। अगर वियतनाम और थाईलैंड की फ़्लाइट की बात करूँ, इसकी कॉस्ट लगभग कुछ 7,000 रुपये की मैंने देखी थी 1 वे की, लेकिन आप डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी फ्लाइट बुक करते हैं। तो चेक कर सकते हैं वेरियस साइट से जहाँ आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है। हो सकता है 5,000 की मिल रहे हैं आपको, लेकिन 7,000 रुपये की मैंने देखी थी प्राइस। नाउ फ्रॉम बैंकॉक यू विल टेक अ बस डाउन टू फुकेट, ठीक है। बैंकॉक में आप 1-2 दिन बिता सकते हैं, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड आइटनरी वीडियो है मेरे चैनल पे। देखना चाहते हैं कि बैंकॉक में क्या कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास, वो सब देख सकते हैं। प्लस बैंकॉक में 1 या 2 दिन रुकने के बाद यू कैन टेक अ बस डाउन टू फुकेट और टू कोह सामुई। यहाँ पे आप बसेस बुक करेंगे फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट की पहले, और ऑनलाइन बुक कर सकते हो। कहाँ से बुक करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओके। नाउ यू कैन स्पेंड ओवर अ वीक और वीक सो इन सर्दर्न थाईलैंड। फुकेट के अंदर एक कोह सामुई हो गया, और कराबी के लिए आप जा सकते हैं, शॉर्ट एक्सकर्शन कर सकते हैं। जिन लोगों को थाईलैंड के ऊपर डेडिकेटेड 7 डेज ट्रिप पे वीडियो देखनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने हाल ही में वो वीडियो डाली थी, उसके बेसिस में मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जो मई का पीरियड है, ये या अप्रैल मई जून जुलाई का पीरियड है, अगर आप साउथ का प्लान करने लगे ट्रिप तो अवॉइड करें। हॉट ह्यूमिड भी रहता है और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके। वैसे जो बेस्ट टाइम रहता है थाईलैंड को विजिट करने का, सदर्न थाईलैंड को विजिट करने का, वो आपका अक्टूबर के बाद शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेके फेब तक आप कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कि हमने लगभग 1 हफ्ता थाईलैंड में काट लिया, आगे हम चलेंगे मलेशिया। अब मलेशिया के केस में कैसे जाना है मलेशिया, तो फुकेट से आप हटियाई जाएंगे। हटियाई जो है थाईलैंड में ही पड़ता है प्रोविंस। जो बस फेयर है फुकेट से हटियाई का, वो डिफर कर सकता है थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 300-400 थाई बाट से लेके 550 थाई बाट के बीच में, ठीक है। वैसे मिनी वैन्स चलती हैं जो कि पदांग बेसार बॉर्डर, मतलब कि जो मलेशियन चेक पॉइंट है वहाँ आपको लेके जाती हैं। ये जो मिनी बसेज हैं, इनकी सर्विस सुबह 6 बजे शुरू होती है, और हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद इनकी सर्विस चलती रहती है। तो आप कोई भी बस पकड़ सकते हैं। वैसे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट कर लें अर्ली, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से पहले आप पहुँच जाएँ इस बॉर्डर के आसपास। वहाँ पे एक डेडिकेटेड काउंटर बना है विंडो 43, वहाँ जाके जो है यू कैन पिक अप योर टिकट्स। और ये जो टिकट है आपको 50 थाई बाट की भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म 24 से जो है ये मिनी वैन चलती है, एंड इट रन्स एवरी हाफ एन आवर
so from 6 a.m. until 8 p.m. which takes roughly about 1.5 hours. आप ये कह सकते हैं 1.5 घंटे की ये जर्नी है हथियाई से. ओके अगर रिंगिट्स की बात करूँ तो 76 रिंगिट्स के आसपास इसकी कॉस्ट आपको बढ़ सकती है. नाउ व्हाट यू विल डू इज कि पदांग बिसार बॉर्डर पे यू विल क्लियर योर इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप ट्रेन स्टेशन पे जाके कोलालमपुर की डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, या फ्लाइट लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है. तो ट्रेन चलती है वो आपके लिए बेटर रहेगी, सस्ती रहेगी. और अगर आप कोलालमपुर स्किप करके लंकावी जाना चाहते हैं, जो कि मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि लंकावी में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे जाना है, तो वहाँ से जो है बसेस चलती हैं बाई रोड. आपको जाना है कुआला परलिस करके जगह है, जहाँ से आगे फेरी चलती हैं लंकावी के लिए. ओके स्क्रीन पे आप देखते जाएं. तो यहाँ पे क्या है कि चलिए मैं अभी रखता हूँ कि लंकावी में मैंने 2 दिन काट लिए. 2 दिन के बाद मैं लंकावी से आता हूँ वापस इसी चेक पॉइंट पे. मतलब बस आपको लेनी है कंगार करके एक जगह, वहाँ से बस मिलती है कुआला परलिस की. तो कंगार वापस आना पड़ेगा. कंगार से आप जो है इसी चेक पॉइंट पे आएंगे नियर पदांग बॉर्डर, और यहाँ से आप ट्रेन लेके कोलालमपुर आगे जर्नी कर सकते हैं अगर चाहते हो. ठीक है, कोलालमपुर में 2 या 3 दिन आप बिता सकते हो. बहुत अच्छी सिटी है और 3 दिन में काफ़ी आपको कवर हो जाएगा. सेंट्रल मार्केट है, पेट्रोनस ट्विन टावर है, बाटू केव्स हैं, गेंटिंग हाईलैंड्स हैं, तो बहुत सारी हैं. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ पूरी आइटनरी, जब हम बात करेंगे सिंगापुर मलेशिया आइटनरी की सिर्फ. अब आगे हम जाने लगे हैं मलेशिया को छोड़ के इंडोनेशिया की तरफ. तो अगर आप कोलालमपुर में हैं तो कोलालमपुर से डायरेक्ट फेरीज नहीं चलती हैं इंडोनेशिया के लिए या बाटम के लिए, जिसकी हम आगे बात करने लगे हैं. तो आपको सबसे पहले जाना पड़ता है जोहर बारू. और जोहर बारू जो है जहाँ पे सिंगापुर चेक पॉइंट भी है, अगर सिंगापुर में एंट्री लेना चाहते हैं या इंडोनेशिया जाना तो उसके लिए फेरीज आपको मिल जाती हैं. अब जो जोहर बारू है ये साउथ ऑफ कोलालमपुर जो है, या साउथ ऑफ मलेशिया पड़ता है यूजुअली. और यहाँ आप बसेस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, लेकिन लोग बाई लैंड ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं. तो कोलालमपुर से जोहर बारू बाई लैंड चले जाना, और जोहर बारू से आगे आप जो है फेरी कर लेना फॉर इंडोनेशिया बाटम. अब फेरी के लिए क्या करना है कि जब आप जोहर बारू पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको जाना है स्तुलांग लॉट फेरी टर्मिनल, जहाँ से आप फेरी बाटम सेंटर की ले सकते हैं. बाटम सेंटर आपने बोलना है, और उसकी जो कॉस्ट अब बनेगी वो बनेगी 100 रिंगिट्स की. ओके आगे अब हम इंडोनेशिया की आइटनरी शुरू करने लगे. तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है. यहाँ पे आप डायरेक्टली बाली जाना चाहते हैं तो यू फ्लाई फ्रॉम कोलालमपुर टू बाली, और अगर आपको बाई सी जाना है तो आप अगर 7 दिन की आइटनरी की बात करें, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो और डिस्टेंस भी काफ़ी है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, तो टाइम यहाँ पर लग जाता है. तो 1 हफ्ते की हम आइटनरी और आगे लगा के चलते हैं. तो जोहर बारू जो है इससे बातम जाने की जब हम बात करते हैं तो मॉर्निंग में मैं शुरू करता हूँ डे 1 में, और कोलालमपुर से मैं जाता हूँ जोहर बारू, और जोहर बारू से मैं जाऊँगा स्तुलांग लॉट फेरी टर्मिनल टू बातम, जो कि 1.5 घंटे की राइड है बाई सी. दोपहर को मैं बाटम में पहुँच जाता हूँ. वहाँ पे आई चेक इन टू माई होटल, और जो नियर बाई अट्रैक्शंस हैं जैसे कि नगयोआ हिल्स शॉपिंग मॉल और बाटम सेंटर है अपने आप में, आप वो शाम को कर सकते हैं. डे 2 में मैं बाटम में ही बाटम से जाऊँगा बिंतन. एक्चुअली मॉर्निंग में मैं आई टेक अ फेरी फ्रॉम बाटम टू बिंतन आइलैंड, जो कि 1 घंटे की राइड है. दोपहर को बिंतन में यू कैन एक्सप्लोर ब्यूटीफुल बीचेस, लगोई बे करके, जहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हो. और शाम को आप जस्ट स्टे ओवरनाइट इफ पॉसिबल फॉर यू एट बीच फॉरेस्ट होटल रिजॉर्ट, वो आप जो है चूज़ कर सकते हो. तीसरे दिन आप क्या करोगे, यू विल गो फ्रॉम बिंतन टू जकार्ता. और उसके लिए क्या है कि आपको पहले जो है बिंतन से बातम वापस आना पड़ेगा बाई फेरी, जो 60 मिनट की राइड है, और उसकी कॉस्ट आपकी एक साइड की बनती है 1,10,000 इंडोनेशियन रुपया. और जब आप बाटम आ जाते हैं यू विल फ्लाई फ्रॉम बाटम टू जकार्ता. आगे 1.5 घंटे की ये फ्लाइट ड्यूरेशन इसकी रहेगी, और जो कॉस्ट मैंने देखी थी वो 6,000 INR के आसपास थी. शाम को यू विल चेक इन टू योर होटल इन जकार्ता, एक्सप्लोर द सिटी, और नाइट लाइफ के थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, और डाइनिंग के भी लोकल रेस्टोरेंट्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं. डे 4 को मैं जकार्ता में कंटिन्यू करूँगा एक्सप्लोरिंग नेशनल मॉन्यूमेंट. इस्तिक्वाल मॉस्क है वहाँ पे, और जकार्ता कैथीड्रल है, वो आप देखें. दोपहर को यू कैन एक्सप्लोर द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी विच इज़ ओल्ड टाउन कोता ताउस, एंड विजिट अ म्यूजियम, वेरी पॉपुलर म्यूजियम आउट देयर. इसके अलावा शाम को आई कैन रिलैक्स और एन्जॉय डू शॉपिंग, जैसे कि ग्रैंड इंडोनेशिया है और प्लाजा इंडोनेशिया, वहाँ पे आप कर सकते हो. डे 5 में यू विल बी फ्लाइंग फ्रॉम जकार्ता टू योग्यकार्ता. मॉर्निंग में आप फ्लाइट लेंगे जकार्ता से योग्यकार्ता का, जो कि 1 घंटे की फ्लाइट है. उसकी कॉस्ट जो मैंने देखी थी जब, वो 5,000 रुपये INR के अंदर थी.
दोपहर को आप पहुंच जाते हैं वहाँ। दोपहर को आप देख सकते हैं सुल्तान्स पैलेस म्यूजियम हो गया और एक वाटर कासल है वहाँ पे, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम को जो है यू कैन स्ट्रोल अलोंग मालबोरो स्ट्रीट, वेरी पॉपुलर, एंड शॉपिंग के लिए और स्ट्रीट फूड के लिए वो अच्छी जगह है। डे 6 में योगाकार्ता में ही मैं कंटिन्यू करूंगा और एक बहुत ही पॉपुलर टेंपल एक्सप्लोर करूंगा, वो है बोरोबुदुर टेंपल करके, जो कि एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल है इन द होल वर्ल्ड। और दोपहर को यू कैन एक्सप्लोर प्रम्बनन टेंपल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपने आप में। और शाम को यू कैन एंजॉय ट्रेडिशनल जापानीज डिनर और कल्चरल एक्सपीरियंसेस लेने, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओके, अब डे 7 में मैं योगाकार्ता से जाऊंगा बाली। बाली अब डायरेक्टली जाना चाहते हैं जा सकते हैं इस सारी आइटनरी को स्किप करके, लेकिन मैं क्योंकि 1-2 महीने की आइटनरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप योगाकार्ता से बाली जाएंगे और उसके लिए आपको क्या है, यू विल फ्लाई फ्रॉम योगाकार्ता से फ्लाइट लेंगे टू बाली। 1.5 घंटे की फ्लाइट होगी और जो चीपेस्ट फ्लाइट मैंने देखी लॉइन एयर की, नॉट थाई, लॉइन एयर की, वो थी कुछ 5,500 के आसपास। दोपहर को यू विल अराइव इन देनपसार बाली, यू विल चेक इन टू योर होटल इन उबुद, और शाम को जो है आप उबुद जो है उनके आर्ट मार्केट्स एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बालीनीज डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप बाली, उबुद और नूसा पेनिडा, सेमियाक बीच वगैरह इनके बारे में बात करने लगे हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने श्री हरीश बाली जी को फ्रॉम वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल के जो हैं होस्ट, उनको इंटरव्यू किया था और उन्होंने सारी डिटेल्स बाली के बारे में हमारे साथ शेयर की थी। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उनके चैनल का लिंक प्लेलिस्ट का भी दे रहा हूँ, जहाँ पे आप बाली के बारे में कुछ एक्सटेंसिवली देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज, डे 8 को जो है मैं उबुद में ही जो है कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सेंचुरी है, उबुद पैलेस है। आफ्टरनून में यू कैन हेड ओवर टू राइस टेरेस फील्ड्स और उबुद के कुछ गाँव हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा सीनिक सीन आपको मिलता है। और शाम को जो है यू कैन रिलैक्स एट सम स्पा और एंजॉय सम सीनिक व्यू, और रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे मिल जाते हैं। और डे 9 में उबुद से मैं जाऊँगा साउथ बाली की तरफ। मॉर्निंग में यू कैन ट्रैवल टू साउथ बाली और लॉट टेम्पल करके एक जगह है, वो आप साउथ में देख सकते हैं सबसे पहले। दोपहर को यू विल चेक इन टू योर होटल इन सेमियाक और कूटा बीच के आसपास, रिलैक्स देयर, एंजॉय एट बीच। शाम को जो है यू कैन एंजॉय द नाइट लाइफ देयर और बीच फ्रंट डाइनिंग जो है आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। डे 10 में भी मैं साउथ बाली में रहूँगा और मैं क्या क्या देख सकता हूँ, सुबह अगले दिन मैं देखूँगा। आई डू सर्फिंग एट कूता, लेग्यान और सेमियाक बीच पे, वो कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत सीनिक व्यू आता है। दोपहर को यू कैन विजिट उलुवाटू टेम्पल एंड यू कैन वॉच द केचिक डांस परफॉर्मेंस एट द सनसेट। शाम को यू कैन हैव अ डिनर एट जेम बारान बे करके जगह है, वहाँ जाके आपको बहुत सारे सी फूड के रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब आगे ये रही बात सारी इंडोनेशिया की आइटनरी की, और आगे इंडोनेशिया से अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपको वही बॉटम वाला जो रास्ता लेना पड़ेगा, वहाँ से आप कोलालमपुर एंटर कर सकते हैं, या आपको समहाउ यू हैव टू रीच जो कहते हैं जोहर बारू, और वहाँ से आप सिंगापुर की आइटनरी कर सकते हैं, और यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम इंडोनेशिया टू सिंगापुर इफ़ यू वांट। और सिंगापुर मलेशिया पे अलग से वीडियो आएगी, लेकिन ये मैं सिर्फ इंडोनेशिया में इस ट्रिप को ख़त्म कर रहा हूँ। और इंडोनेशिया से भी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है इंडिया को चलती हैं आजकल, मतलब बाली से तो आपको मिल जाती है, जैसे विस्तारा वगैरह जा रही हैं एयरलाइंस, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं फ़्लाइट्स। लेकिन अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बेटर ये है कि आप सिंगापुर भी घूमते हुए जाएँ, अगर सिंगापुर की फ़्लाइट मिलती है आपको। ओके, और इसका जो कॉस्ट है वो 17-18 हज़ार या 15 हज़ार के आसपास रह सकता है, वन वे फेयर की बात कर रहा हूँ। वैसे जो रिटर्न डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आप इंडोनेशिया की लेते हैं वो कम से कम 27 हज़ार की पड़ती है, मतलब बाली की लेते हैं, दिल्ली टू बाली की जैसे हैं तो 27 हज़ार की पड़ेगी, या वो थोड़ी 32, 35, 40 तक भी जा सकती है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फ्रॉम इंडोनेशिया यू कैन एंड योर जर्नी फ्लाइट डायरेक्टली टू इंडिया, कुछ फ्लाइट्स लेके, अदरवाइज यू गो बैक टू जोहर बारू, और जोहर बारू से आप आगे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या वहाँ से आप इंडिया की टिकट लेते हैं तो वो भी आपको 15 से 17 हज़ार के बीच में पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ जो बजट है शेयर करना चाहता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख लें, ये पूरी बाइफिकेशन है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं बेसिकली, जो मैंने रखे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं तो उसके हैं। तो उसका जो कॉस्ट बनता है 1,20,000 के आसपास बनता है INR के अंदर। दिस इज़ एक्सक्लूडिंग योर होटल, शॉपिंग एंड फूड एक्सपेंसेस। तो ये जो ट्रिप है पूरा 2 से 2.5 महीने का, ये आपको 2 से 2.5 लाख का पड़ सकता है बड़े आराम से। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अच्छे कमेंट्स दें, और कोई सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर 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 सबके साथ शेयर करें। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।